5 मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स, यानी कि वो मोस्ट कॉमन खराब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या तो फंसाया जाता है या फिर इन्वेस्टर्स कम नॉलेज की वजह से खुद इनमें फंसने के लिए चले जाते हैं और बदले में या तो उनको नुकसान देखने को मिलता है या फिर उतना फायदा नहीं मिलता जितना फायदा उनको दिखाया जाता है या फिर जितना फायदा उनको सही नॉलेज के बेसिस पे मिल सकता है। तो क्या है ये ट्रैप्स, आइए देख लेते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रैप आता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते क्या हैं। आपने बहुत सी कंपनीज के ऐसे बहुत सारे रेडीमेड प्लान्स का नाम सुना होगा, जैसे कि गारंटीड ग्रोथ प्लान, मैक्स सेविंग प्लान, वेल्थ गोल प्लान, गारंटीड फ्यूचर प्लान वगैरह वगैरह। तो जितने अट्रैक्टिव इनके नाम होते हैं, एक्चुअली में इतने अट्रैक्टिव इनके रिटर्न्स नहीं होते, ऑल्दो बताया और दिखाया कुछ ऐसे ही जाता है। तो ये प्लान्स होते हैं जिनमें आप हर महीने या फिर ईयरली एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं जिसको प्रीमियम कहा जाता है। ये प्रीमियम आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर उससे भी लंबे ड्यूरेशन के लिए पे कर सकते हैं। और एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद, लेट्स से 10 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद, जो भी ड्यूरेशन आप चूज करते हैं, आपको उस ड्यूरेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद मिलता है एक गारंटीड लमसम अमाउंट। ये अमाउंट कितना होगा ये हम अभी देख लेंगे। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको दिया जाता है इंश्योरेंस कवर, यानी कि इस प्लान ड्यूरेशन के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को यानी कि आपके नॉमिनी को दिया जाता है एक लमसम अमाउंट। और ये लमसम अमाउंट होता है आपका जो भी ईयरली प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ईयरली प्रीमियम है 2.5 लाख रुपीस, यानी कि 25 लाख रुपए का लमसम अमाउंट आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। वाह यार, ये तो मस्त प्लान है। ऐसे प्लान्स में तो फायदा ही फायदा है। मैच्योरिटी पे गारंटीड लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि टैक्स फ्री होगा, और भगवान ना करे अगर डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली कवर्ड है। मतलब इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए होगा। तो सुनने में तो अच्छा है, लेकिन जरा इसकी सच्चाई को जान लेते हैं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमें बस ऐसे ही कुछ प्लान्स के जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं उन्हें देखना है। तो अभी के लिए थोड़ा सा सस्पेंस जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो रिटर्न्स या फिर इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है उसको मैंने ब्लर करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि है 20,000 पर मंथ का। मैं ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 10 साल के लिए, और जो मुझे पैसा विड्रॉ करना है ये मुझे विड्रॉ करना है 10 साल के बाद। तो इन सभी इनपुट्स के हिसाब से अगर हम प्लान नंबर 1 देख लेते हैं, तो ये प्लान नंबर 1 मुझसे कह रहा है कि मैंने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है अगले 10 साल में, ये मैंने इन्वेस्ट किया है 24 लाख रुपए। 10 साल के बाद इस प्लान के हिसाब से जो मुझे पैसा मिलता है वो मुझे मिलता है बढ़ के, यानी कि 33.1 लाख रुपीस। तो मैंने इन्वेस्ट किए हैं 24 लाख रुपए और मुझे 10 साल के बाद मिल रहे हैं एक्स्ट्रा 9 लाख रुपए, यानी कि 33.1 लाख रुपीस। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मैं इस प्लान में सालाना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20,000 रुपए के हिसाब से, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2.4 लाख रुपीस, जो कि मेरा एनुअल प्रीमियम होगा। यानी कि 2.4 लाख इंटू 10 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मुझे जो इंश्योरेंस कवर मिलता है इन केस ऑफ माई डेथ, वो मुझे मिलता है 24 लाख रुपीस का। मतलब मुझे नहीं, मेरे नॉमिनी को जो मिलेगा वो मिलेगा 24 लाख रुपीस का। तो 10 साल बाद पैसा मुझे बढ़ के मिल रहा है। इस 10 साल की ड्यूरेशन में मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है 24 लाख रुपए का। तो यहाँ तो हमें अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक SIP कैलकुलेटर की तरफ। SIP कैलकुलेटर आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, खुद भी यूज किया होगा। तो सेम इनपुट्स मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। मैंने अपना मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाला हुआ है 20,000 रुपीज़ का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स जो हम अज्यूम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में मरे से मरे जो हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कम से कम 13% के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में तो मिलने ही चाहिए। और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है 10 ईयर्स का। तो अगेन उसके हिसाब से मेरे पास जो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाता है, जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बन जाता है 24 लाख रुपए का। एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मुझे मिलते हैं वो मिलते हैं 25,33,000 रुपए के। तो मेरी जो टोटल वैल्यू बन जाती है आफ्टर 10 ईयर्स, ये बन जाती है 49,33,000 रुपीस के आसपास की। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में कम से कम रिटर्न्स के हिसाब से, यानी कि 13% के रिटर्न्स के हिसाब से पैसा डालता हूं, तो यहां से मुझे मिलते हैं 49 लाख रुपीस। वहीं जो ये प्लान मुझे दे रहा है, ये प्लान मुझे दे रहा है सिर्फ 33.1 लाख रुपीस, यानी कि लगभग 15-16 लाख रुपए का झोल यहाँ पर है। इतना पैसा ये प्लान मेरा खा गया है। अब अगर मैं ये जो रिटर्न्स वाला कॉलम था इसको अनहाइड कर देता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 6.3% का, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में हम अज्यूम कर रहे थे कि कम से कम 13% तो आपको मिल ही जाने चाहिए। तो ऑलमोस्ट आधे रिटर्न्स मुझे इस प्लान से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे जो रिटर्न्स हैं वो हो जाते हैं कम। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इन प्लान्स में आपको कुछ भी फायदा देखने को मिल रहा है? क्या 6.3% के रिटर्न्स को आप कुछ भी अच्छे रिटर्न्स कहेंगे? आज के टाइम पे एफडी से ही आपको 9% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। उसके ऊपर अगर आप अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भी पे करोगे तब भी फायदे में रहोगे। अब आप कहोगे कि भाई इस प्लान के अंदर हमें
हमें 24 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है। तो भाई साहब या बहन जी, 24 लाख रुपए छोड़िए, अगर आप अच्छे से अच्छे ब्रांड का 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले लेंगे तो वो भी आपको 750 रुपए पर मंथ में आराम से मिल जाएगा। यानी कि अलग से 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेने में आपके 10 साल में पैसे खर्च होंगे यही कोई 90,000 रुपीज। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर एक इंडेक्स फंड में भी अपना पैसा डालते हैं तो वहां पर आपको ऑलरेडी 15 लाख रुपए या फिर 16 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के 1 लाख रुपए घटा भी देते हैं तब भी आप कम से कम 14 लाख रुपीज के प्रॉफिट में रहते हैं। अब आप बताइए कि आपका ज्यादा फायदा किस चीज में है। और सबसे खराब चीज इन गारंटीड प्लान्स की अगर मैं आपको बता देता हूं तो आप अपना पैसा इन प्लान्स में से 5 साल से पहले कुछ भी करके नहीं निकाल सकते। आप अगर 1 साल के बाद पैसा इन्वेस्ट करना बंद भी कर देते हैं तब भी आपका पैसा अगले 4 साल तक फ्रीज रहता है। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे प्लान्स में कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें जहां पर इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट एक ही प्लान में आते हों। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कंफ्यूज हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करें एज अ बिगिनर, किस म्यूचुअल फंड से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो ये वाली वीडियो देख लीजिए। इससे ज्यादा आसान काम आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ट्रैप आता है यूलिप। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अगर शॉर्ट में बात करें तो ये एग्जैक्टली गारंटीड प्लान्स के जैसे ही होते हैं, बस फर्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स की गारंटी नहीं दी जाती कि आपको 10 साल के बाद 33 लाख रुपए मिलेंगे या फिर 15 साल के बाद आपको 40 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह की गारंटी आपको इन प्लान्स में नहीं दी जाती। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो मिलते हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। ये भी इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। अब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स जब एक ही प्लान में जोड़ के आपको दिए जाएंगे तो रिटर्न्स आपको यहाँ पर ज्यादा कैसे मिल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी स्क्रीन पर यहाँ पर जो प्लान टाइप लिखा हुआ है 100% गारंटीड रिटर्न्स, इसको चेंज करके अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ मार्केट लिंक्ड, तो अब जो यहाँ पर आपको प्लान्स देखने को मिलते हैं ये सारे बन जाते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि 20.1% और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू हैड इन्वेस्टेड 20 ईयर्स अगो। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है 19.6%, 15.5%, 12.9%। और ये जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपको इससे भी कहीं ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे होते। एक्चुअली में ये प्लान्स जो आपको इनकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इनके जो रिटर्न्स आपको दिखाते हैं वो दिखाते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यानी कि अगर आपने इस प्लान के अंदर 15 साल पहले अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज के टाइम पे आपका पैसा इतना बन गया होता, जो कि देखा जाए तो सही भी है। मैं इसको गलत नहीं कहूंगा क्योंकि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को हमेशा उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाता है। अब सुनने में तो ये प्लान बिल्कुल हमें म्यूचुअल फंड जैसे दिख रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो होती है वो भी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही डिपेंड करती है। प्लस आपको यूलिप के अंदर अगेन इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो परेशानी यूलिप के साथ यहाँ पर यह है कि इनके जो एक्सपेंसेस और जो दूसरे हिडन चार्जेस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं, यानी कि जो टोटल एक्सपेंसेस आपके ऊपर आ जाते हैं वो लगभग 4% से लेके 7-8% तक भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको यूलिप से रिटर्न्स मिल रहे हैं 14% के तो वो एक्चुअली में 14% के रिटर्न्स नहीं है। सारे एक्सपेंसेस और हिडन चार्जेस हटा लेने के बाद आपके जो इफेक्टिव रिटर्न्स बनते हैं ये हो जाते हैं लगभग 7% से लेके 9% के आसपास के। यानी कि अगेन उतने ही रिटर्न्स जितने रिटर्न्स आपको एक एफडी से मिल जाते हैं। तो बैंक्स और जो दूसरे प्राइवेट एजेंट्स होते हैं ये लोग यूलिप बेच के सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी कमीशन यहीं से इनको मिलती है। तो ये वो प्लान्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स की कम नॉलेज का फायदा यूलिप बेचने वालों को मिल जाता है। तीसरा ट्रैप हमारे पास आता है ओल्ड स्टाइल फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आप अपना ज्यादातर पैसा इकट्ठा करके रखते हैं तो इससे बड़ी मिस्टेक आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग्स बैंक अकाउंट इकट्ठा करके पैसा रखने के लिए सही जगह नहीं है और ये हर स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि सेविंग्स बैंक अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है यानी कि 2.7% का या फिर मैक्सिमम 3% का, इससे भला आपका क्या होने वाला है। तो आप क्यों बेकार में अपना पैसा और समय दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना पैसा इकट्ठा करके कहीं पर रखना ही है तो एफडी में रख लो ना यार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफडी में आज के टाइम पे 9% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि सेविंग्स बैंक अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आज के टाइम पे आप अपनी एफडी से इंस्टेंटली अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सेविंग्स अकाउंट वाली लिक्विडिटी ज्यादा रिटर्न्स के साथ। तो अभी तक क्या होता था, अगर किसी को अपनी एफडी करवानी है तो वो अपनी एफडी उसी बैंक में करवा लेता था जिस बैंक में उसका अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट है, क्योंकि किसी बैंक में एफडी करवाने से पहले उसी बैंक का एक सेविंग्स अकाउंट चाहिए होता है, यही लोगों को पता है। और अगर किसी और बैंक में एफडी करवानी होगी जहां पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा, सबसे पहले आपको अपना सेविंग्स अकाउंट उस बैंक में ओपन करवाना पड़ेगा, तभी आप अपनी एफडी करवा पाओगे। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स मजबूर रहते हैं कि जो भी एफडी का इंटरेस्ट रेट वो बैंक ऑफर कर
रहा है उसी बैंक में उन लोगों को एफडी करवानी पड़ती है। लेकिन एफडी के बारे में जो भी आप जानते हैं ये सभी पुराने तरीके हैं और आज के टाइम पे ये सभी पुराने तरीके चेंज हो चुके हैं। यानी कि अब आज के टाइम पे अगर आपको एफडी ओपन करवानी है तो आप घर बैठे बैठे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे बिना कोई नया सेविंग्स अकाउंट खोले अपनी एफडी करवा सकते हैं, वो भी मल्टीपल बैंक्स में। और ये पॉसिबल है स्टेबल मनी ऐप के थ्रू। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टेबल मनी ऐप के थ्रू आप जब भी एफडी करवाते हैं आपकी एफडी डायरेक्टली उसी बैंक में ओपन होती है, आपका पैसा भी डायरेक्टली उसी बैंक को जाता है, ना कि स्टेबल मनी ऐप को। ये ऐप जस्ट एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप अपनी एफडी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली उस बैंक में जहां से आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। ये बैंक एफडीज DICGC जो कि पूरी तरह ओन्ड सब्सिडरी है बाय RBI, उनके द्वारा 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहता है जैसे कि बाकी किसी भी बैंक में होता है। तो कल को अगर स्टेबल मनी नाम की ये जो ऐप है अगर ये बंद भी हो जाती है तब भी आपकी एफडी उस बैंक में एक्टिव रहती है जिस बैंक में आपने एफडी करवाई थी। आप डायरेक्टली उस बैंक में जाके एफडी से अपना पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये ऐप आपको 200 से भी ज्यादा बैंक्स के ऑप्शन देती है जिनको आप आपस में कंपेयर करके उनके एफडी के इंटरेस्ट रेट्स को चेक कर सकते हैं। और अभी के लिए इस ऐप के थ्रू आप 5 बैंक्स और 2 NBFCs में अपनी एफडी करवा सकते हैं। इस ऐप पे आपको ऐसे भी बैंक्स मिल जाएंगे जिनका इंटरेस्ट रेट आपको अप टू 9.1% का मिल जाएगा और आप अपना पैसा इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो स्टेबल मनी की इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी एफडी ओपन कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को मिलेगी सेविंग्स वाली लिक्विडिटी ज्यादा रिटर्न्स के साथ। फोर्थ ट्रैप आता है इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड। वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ओवरऑल ट्रैप समझा देता हूँ कि क्यों मैं इसको ट्रैप कह रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड में अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी तो यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स या तो गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्म में करेंगे, आप ज्वेलरी बाय करेंगे, या फिर आप कोई गोल्ड कॉइन बाय करेंगे, या फिर आप गोल्ड का बुलियन बाय करेंगे। बुलियन मतलब रॉ गोल्ड, यानी कि 24 कैरेट की जो एक ब्रिक होती है उस ब्रिक का एक पीस। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड ज्वेलरी की बात करते हैं तो अगर आप गोल्ड ज्वेलरी को बाय करने को एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर ली है, तो इससे बड़ी मिस्टेक आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी ऑलरेडी जो रॉ गोल्ड होता है, जो मैं ब्रिक की बात कर रहा था, उससे महंगी होती है, क्योंकि जो गोल्ड ज्वेलरी होती है इसके ऊपर लगते हैं मल्टीपल चार्जेस। सबसे पहला चार्ज लगता है मेकिंग चार्ज, जो कि 8 या 10% से लेके 20-25% तक का भी हो सकता है। प्लस गोल्ड ज्वेलरी के अंदर इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, उनमें नग भी लगे होते हैं जिनका अपना वेट भी होता है, उन पे टैक्सेस भी लगते हैं और भी डिफरेंट चार्जेस लग सकते हैं, जिससे उस गोल्ड की जो रियल वैल्यू होती है, जो कि उसके वेट के हिसाब से होनी चाहिए, वो उतनी नहीं रहती, वो उससे कम होती है। तो गोल्ड ज्वेलरी को खरीदने के टाइम पे ही आपको यहाँ पर 10% से लेके 20 या 25% तक का भी नुकसान हो सकता है। और रही बात समय आने पर ज्वेलरी को सेल करने की, तो आपको यहाँ पर सेलिंग के टाइम पे उसमें जो एप्रिसिएशन होगा उस एप्रिसिएशन पे भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इन सब को देखने के बाद गोल्ड ज्वेलरी को एक इन्वेस्टमेंट कहना सही नहीं होगा। हाँ, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी को पहनने का शौक रखते हैं, आप गले की चेन पहनते हैं, तो उन सब चीजों के लिए तो गोल्ड ज्वेलरी सही है, लेकिन आप गोल्ड ज्वेलरी को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं कह सकते। वहीं अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदते हैं तो गोल्ड कॉइन पे भी मेकिंग चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस भी लगते हैं, अदर चार्जेस भी लगते हैं, इम्प्योरिटी भी गोल्ड कॉइन के अंदर हो सकती है। वहीं जो गोल्ड बुलियन है उसको हम फिजिकल गोल्ड की एक सही गोल्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, अगर आपको उस बुलियन की सही वैल्यू और गोल्ड की प्योरिटी का अंदाजा है तो वो एक सही इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एज अ होल फिजिकल गोल्ड को स्टोर करके रखने के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो इस फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज को लेके आपको काफी सारी परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप घर में रखते हैं तो चोरी हो सकता है, अगर आप पहन के निकलते हैं तो कहीं पर खो सकता है, अगर आप इसको लॉकर में रखते हैं तो लॉकर के चार्जेस अलग से लगते हैं, लॉकर की एफडी करवानी पड़ती है, लॉकर का रेंटल भी लगता है। तो सब मिला के इफेक्टिवली आपको जो ईयरली गोल्ड के रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स आपके यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो अगर आप गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो इन सभी परेशानियों का जो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है वो ये कि या तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए, या फिर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप गोल्ड ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, बाय सेल के टाइम पे आपको 24 कैरेट गोल्ड की ही वैल्यू मिलती है। इसमें जो आपको गोल्ड पे एप्रिसिएशन मिलता है वो भी रियल 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से ही मिलता है, और क्योंकि ये डीमैट अकाउंट से ही खरीदा जाता है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपके डीमैट अकाउंट में सेफ रहेगी, ये चोरी नहीं हो सकती। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। पांचवा और आखिरी ट्रैप आता है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म।
जी हाँ, आपने सही सुना, स्टॉक मार्केट भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप हो सकती है अगर आप सही समझ के साथ स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर नहीं हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 साल या फिर 2 साल के लिए अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। आपको यहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली वो लोग कभी भी ये चीज़ नहीं देखते कि स्टॉक मार्केट इस टाइम पे किस लेवल पे चल रही है, कितना और ऊपर जा सकती है या फिर कितना नीचे करेक्शन आ सकता है। वो लोग देखते हैं सिंपली पास रिटर्न्स और पास रिटर्न्स के बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 40% के रिटर्न्स दे दिए हैं तो वो स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड इस साल भी 40% या फिर उससे ज़्यादा के रिटर्न्स दे सकता है। बस यही वो गलती है जो उस इन्वेस्टर के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से काम नहीं करता। कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपको अपने आप से रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता कि अगर उसने पिछले साल 40% के रिटर्न्स दिए थे तो वो इस साल भी आपको कहीं ना कहीं से 40% के रिटर्न्स ला के देगा। किसी भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ETF की जो परफॉर्मेंस होती है ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से। जैसा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी उसी हिसाब से आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आज के दिन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसकी ये कोई भी गारंटी नहीं है कि ये 5 लाख रुपए अगले 1 साल में या फिर 2 साल में 5.5 लाख या फिर 6 लाख रुपए बन जाएंगे। हो सकता है कि अगले 1 साल में या फिर 2 साल में आपको यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान देखने को मिले। स्टॉक मार्केट में करेक्शन आए तो आपने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो रह जाए खाली 4.5 लाख रुपए या फिर 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म में पास्ट में ऐसा हुआ भी है, आगे भी कभी भी हो सकता है। तो जब भी छोटे ड्यूरेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है यानी कि 1 या 2 साल में अगर आपको अपने इन्वेस्टेड पैसे की जरूरत है तो मैं यहाँ पर आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ना डालें। इससे बेटर होगा कि आप अपना पैसा किसी भी FD में डाल दें, भले ही उस FD से आपको 6% के 7% के रिटर्न ही क्यों ना मिल रहे हो। एटलीस्ट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका यहाँ पर सेफ रहेगा और आपको यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न्स भी मिल पाएंगे। इसीलिए इवन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो कि 10 साल या फिर 15 साल के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर उनका गोल अगले 1 साल में या फिर 2 साल में अचीव होने वाला है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस पैसे को 1-2 साल पहले ही बाहर निकाल के किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर दें, FD में इन्वेस्ट कर दें या फिर किसी लिक्विड फंड में यानी कि डेट फंड में डाल दें। एटलीस्ट उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगा। इसी वजह से जो इमरजेंसी फंड होता है उसको भी हमेशा FD में ही डाले रखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज उस चीज़ के बारे में गेन करनी चाहिए। कहीं पर भी या किसी के भी कहने पर रैंडमली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बेटर ये होगा कि आप सबसे पहले रुक के 1-2 महीने लगें चाहे 4 महीने लगें, आप सबसे पहले अपनी बेसिक नॉलेज गेन कर लीजिए। उसके बाद ही अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए एक ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर आपको बदले में कुछ भी खास ना मिले, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स पे अपना पैसा FD में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेबल मनी को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।